जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हुगो कहता है अब मुझे अपनी ड्राट्री को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस डीमन का खात्मा करना पड़ेगा। फिर वो अपनी मीरा पावर्स को यूज करते हुए एक ऐसा अटैक करता है जो एक झटके में ही इस डीमन को मार डालता है। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद बास्करविले अपनी ड्राट्री में हर तरफ एक नोटिस लगा देता है। उस नोटिस में मिसिंग चिल्ड्रन केस को कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट किया गया था। बास्करविले रिपोर्ट में मेंशन करता है कुछ बच्चे फैमिली बेस्ड थे और कुछ बच्चे ऑर्फन्स के किडनैप हुए थे। इनकी असल स्टोरी कुछ ऐसे है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ऐसा क्या मेंशन था जो ये लोग पढ़ते साथ ही बहुत शॉक हो गए थे। उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था किडनैपिंग बच्चों के पीछे एक हाई रैंक डीमन का हाथ था, लेकिन उसके बारे में बास्करविले को नहीं पता चल सका क्योंकि वो बास्करविले का ही सेकंड सन था जिसने इन सब बच्चों को किडनैप किया था। लेकिन रुको, इस केस में सिर्फ वो नहीं शामिल था बल्कि उसकी माँ नट भी इस केस के अंदर उतनी ही मुजरिम थी। जब इसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जब भी रीबॉर्न हुआ था तो इसी ने वीवी के कमरे में वो ब्लैक माम्बास छोड़े थे और इसने अपने सेकंड हस्बैंड को भी मारा। इस तरह इसके ऊपर 1642 क्राइम केसेस है। फिर बास्करविले इसे भी मौत की सजा सुनाता है। इसका माइंड डीमंस के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन फिर भी इसने यह किए और फिर इसे मार दिया जाता है। और यही सजा सेम इसके बेटे सैड को भी दी गई थी जिसने बास्करविले की ट्रेटरी में गद्दारी की। ये था ऑरेस जिसे बास्करविले की ट्रेटरी को कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा गया था। और अब ये सारा एरिया इस कमांडर के अंडर था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये एक पर्सन नहीं था जो इस काम को अंजाम दे रहा था। इसके साथ बास्करविले का एक और पर्सन था जिसके पास बास्करविले की इससे ज्यादा अथॉरिटीज थी। वो था विकर वैन बास्कर। इसे तो आप जानते ही होंगे। विकर की एक्शन न्यूज बारबेरियंस के अगेंस्ट और ये सब मिसिंग केस जो बास्करविले की ट्रेटरी में हुआ जिसमें विकर ने पार्ट लिया और इस डीमन को खत्म किया, ये सारी न्यूज अब बास्करविले में फैल चुकी थी जिसे बास्करविले का हर एक पर्सन विकर को प्यार करना शुरू हो गया था और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और इस और विकर को पूरा एक हफ्ता लगा इन सब गद्दारों को खत्म करने में। इन हाई रैंकिंग ग्रेजुएट बास्करविले के कमांडर्स को देख के लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए कैसे इन्होंने बास्करविले की टेरिटरी को साफ किया था। इनकी एक्शन ने ये साबित किया कि बास्करविले की टेरिटरी में जो भी उसके लॉज को तोड़ेगा उसकी सजा एक ही होगी और वो सिर्फ मौत है। फिर हम कैसल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हमें पोमेरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। वो कंटिन्यूसली हुगो की तरफ देख रही थी। फिर वो हुगो से कहती है ग्रैंडपा आपकी बियर्ड कहाँ गई। हुगो ने अपनी बियर्ड ही क्लीन कर ली थी। वो पोमेरेन से कहता है बेटा क्या मैं बियर्ड के बगैर ठीक नहीं लग रहा। यहाँ विकर और ऑरिस खड़े हुए इस सीन को एंजॉय कर रहे थे। विवी इस सीन को देख के मन में सोचता है मैं सोच नहीं सकता था जो बास्करविले की ट्रेटरी में हुआ उसके बाद फादर हुगो इतना ज्यादा चिल होंगे। चलो बास्करविले की ट्रेटरी में जो भी पर्सन डीमंस के साथ मिले हुए थे उनका खात्मा हो चुका है। अब बास्करविले की ट्रेटरी कम्प्लीटली सेव है। लेकिन मैंने स्टोरी यही नहीं छोड़ी। मैंने सैंडी को भी कहा था बाकी जो बचे हुए डीमंस हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ढूंढे और मुझे बताई। लेकिन इतने में और इस बीवी से कहता है गुड जॉब ब्रदर, आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। बीवी कहता है मैंने नहीं, आपने भी मेरे साथ ही वो काम किए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस कहता है आप एकेडमी के लिए लेट हो जाएंगे अगर तो आप बास्करविले के सारे केसेस को डील करने बैठे तो मेरा ख्याल है आपको अब एकेडमी के लिए तैयार होना पड़ेगा। बीवी कहते हैं बास्करविले का एटमॉस्फेयर अभी भी अनसेटल्ड है तो मैं कैसे एकेडमी जा सकता हूँ। और इस कहता है आप उसके बारे में टेंशन न ले, मैं और फादर यही है, हम हैंडल कर लेंगे। बीवी मन में सोचता है ये इस सिचुएशन में मुझे एकेडमी क्यों भेजना चाहते हैं। बीवी और इससे कहता है इस सिचुएशन में हुगो मेरा बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और मेरी पब्लिक इमेज भी बहुत बेहतरीन है, फिर मैं इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या करने का प्लान करे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने में और इस बीवी की बात सुन के मुस्कुराता है और बीवी से कहता है फादर सिर्फ तुम्हें लेके परेशान है कि अगर प्लान में और बाकी डीमंस में एक फाइट छिड़ गई तो कहीं उसमें तुम्हें नुकसान ना हो। मैं हुगो को बड़े अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ इजी होने का एक्सप्रेशन शो कर रहा है लेकिन अंदर से वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और जैसे कि हर एक पर्सन मुझे कहता है कि मैं हुगो से बहुत ज्यादा मिलता हूँ तो मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, तुम्हें मेरे बात का यकीन करना पड़ेगा। बीवी उसकी बात सुनते मन में सोचता है कि अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या ये ठीक कह रहा है। इतने में बैरमोर आगे बढ़ता है और कहता है सर हुगो आप इस बो को गलत जगह नोट कर रहे हैं। वो कहता है अच्छा हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो में काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इतने में वो पोमीरेन के बालों को सेट करता है और कहता है चलो अब तुम रेडी हो चुकी हो। और पोमीरेन भी काफी खुश लग रही थी। विकर और ऑरिस खड़े हुए इस सीन को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इतने में ही वीवी कहता है कि मैं आज से पहले अपनी हर एक चीज को पास की आइज से देखता था। मेरी लाइफ रिग्रेशन से पहले एक चेन हब थी, मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलता था। मुझे इस
इस चेन के थ्रू कंट्रोल किया रहता था और जैसे मुझे हुगो कहता था मुझे वैसे ही करना पड़ता था क्योंकि मेरी चेन हुगो के हाथ में थी। हुगो के हाथ में मेरा कंट्रोल था और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खफा रहता था। मुझे ये चीज कभी भी नहीं पसंद आई कि मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में हो और मैं सिर्फ उस पर्सन के कहने पे चलूं। लेकिन आज इस पॉइंट में मुझे वो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। सिर्फ मैं नहीं कंट्रोल किया रहता था उन चेन्स के थ्रू, बल्कि हुगो को भी कंट्रोल किया रहता था। यहाँ क्लैन में हर एक पर्सन को कंट्रोल किया रहता था किसी न किसी पर्सन के थ्रू। लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। मेरा एक्सपीरियंस मो क्लैन के साथ भी बहुत अच्छा रहा, इन बारबेरियंस के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा और अंडरडॉग के इस मिनिस्ट्री चीचू के साथ भी। फिर मुझे जब पोमेरेन मिली तो मैंने अपना रिवेंज लेने का सोचा, लेकिन मेरे सामने हुगो अपने घुटने टेक के झुक गया और वो मुझे उस समय काफी बेबस नजर आ रहा था। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई थी कि साथ ही ये डीमन अपीयर हुआ जिसे मारने में ओरिस ने मेरी मदद की। इन सब सिचुएशंस के बाद फिर भी हुगो की तरफ देखा है जो बाहर से तो पोमेरेन के सामने खुश था, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा सैड था। वीवी कहता है अब जो मेरे सामने हुगो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और ना ही उसे कोई चेन कंट्रोल कर रही है। अब मुझे इस बात का यकीन आ चुका है, जिस हुगो से मैं रिवेंज लेना चाहता था अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और रिग्रेशन से पहले की जिंदगी में जो चेन्स मुझे डाली गई थी अब वो चेन्स भी नहीं रही। अब मैं वो पर्सन बन चुका हूँ जो अपनी मर्जी से अपने आप को चलाऊंगा। तो अब मेरा हुगो से रिवेंज लेने का कोई मकसद नहीं बनता और इतने में हुगो पोमेरियन को गले लगाता हुआ रोना शुरू हो जाता है और इस सीन को देख के शॉक था और कहता है अब फादर को क्या हुआ। और बीवी से कहता है देखो जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि फादर सिर्फ बाहर से ही अपने आप को इजी शो कर रहे हैं, हालांकि वो मन से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। लेकिन इतने में वीवी की रिग्रेशन से पहले वाली सोल वापिस से जाती है और देखते देखते वो डिसअपियर हो चुकी थी। वीवी अब अपने आप को काफी ज्यादा इजी और सेटिस्फाइड फील कर रहा था और मुस्कुराता हुआ और इससे कहता है ब्रदर मैं अकेडमी जाने के लिए तैयार हूँ। और इस कहता है चलो तुम्हारा बहुत शुक्रिया और तुम्हारे मैं इस फैसले की बहुत कदर करता हूँ। अब आप देख ही सकते हैं वीवी की सारी चेन्स टूट चुकी थी और अब वीवी इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये चेन कौन सी तो जो वीवी के हाथ में थी। वीवी कहता है मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ इन चेन से, अभी भी जो मुझे कंट्रोल कर रहा है वो कोई नहीं। इधर में हम देखते हैं कि इसके हाथ में वीवी की चेन थी और ये लोग डीमंस का हाथ लग रहा था। वीवी अब काफी गुस्से से उठता है और कहता है कि मेरा असल रिवेंज तो अब शुरू होता है। फिर रात के समय हमें इस टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये क्लॉक टावर था, लेकिन इतने में ऐसा इंसिडेंस होता है कि उस क्लॉक टावर की दीवार ही टूट जाती है। वो दीवार तोड़ता हुआ मॉन्स्टर वहां से निकलता है जो इस पर्सन पे लगातार अटैक कर रहा था और इसे मारने की कोशिश करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। ये मॉन्स्टर कहता है कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। और काफी गुस्से से आगे बढ़ता है और इस पे अटैक करने लगता है। लेकिन ये पर्सन इतना शांत क्यों था। इतने में वो पर्सन अपनी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड निकालता है। इस स्वॉर्ड को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि ये कौन है। वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, और इतने में आगे बढ़ता है और उसके बाजू को काट डालता है। वो उसके अटैक के बाद काफी शौक होता है और कहता है ये कौन पर्सन है जिसने मेरे बाजू को ही काट डाला, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक की पोजीशन लेता है और आगे बढ़ता हुआ इसकी गले को ही नोच डालता है और इसे जमीन में गाड़ डालता है। वो मॉन्स्टर उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो हिट अटैक बीवी का था तो अब वो नहीं उठ सकता था। बीवी कहता है तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे तो सुनो, मैं नाइट हाउंड हूँ। और अपना मास्क उतारते हुए कहता है मैं वो नाइट हाउंड हूँ जो अब तुम डीमंस को इस दुनिया से खत्म करके ही रहेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम वेनिकोर सिटी का सीन देखते हैं जो रॉक एम्पायर की सबसे ब्यूटीफुल सिटी थी। कोलोसिया एकेडमी भी इसी सिटी में मौजूद थी और आज कोलोसिया एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी था और इसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। आज यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स का फर्स्ट डे था और काफी भीड़ भी लगी हुई थी। हर एक पर्सन को रिक्रूटमेंट सर्वे फॉर्म दिया जा रहा था। ये दोनों सीनियर यहाँ खड़े हुए देखते हैं और कहते हैं कि इस साल यूनिवर्सिटी में काफी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स आए हैं। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि इस साल 2 क्लासेस आ रही हैं, एक फायर कॉर्प्स है और एक आइस कॉर्प्स है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मजाक नहीं है और इन दोनों ने सेम टाइम में एकेडमी में एडमिशन लिया है। आइस कॉर्प्स वो होते हैं जो स्वॉर्ड, बो और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फायर कॉर्प वो होती हैं जो मैजिक में स्पेशलाइज हो। और इतने में वो लिस्ट में देखते हैं और कहते हैं ये वो 5 पर्सन हैं जिन्हें फ्रेशमैन में से सबसे ज्यादा टेंशन मिल रही है। फिर वो बताता है कि 5वें नंबर पे टूडोर डॉन फैमिली से है जो कि स्पीयरमैनशिप में सबसे ज्यादा फेमस है। चौथे नंबर पे बेंसिया है जो ओसहार फैमिली से है और ये बोमैनशिप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। आइस को प्रैक्टिकल एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन
पोजीशन बास्कर विले के आयरन ब्लड हाउंड है और वो तीनों ट्रिपल एट्स कहते हैं। बास्कर विले के बारे में एक्सप्लेनेशन देना कुछ जरूरी तो नहीं है क्योंकि सब लोग बास्कर विले के ब्लड हाउंड्स के बारे में तो जानते ही हैं। फायर क्रॉप्स में से एक ही पर्सन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैजिक में, सेंसिलियर। ये बहुत ही टैलेंटेड फ्रेशमैन है। इसने भी प्रैक्टिकल एग्जाम में मैजिक में फर्स्ट आयर हासिल की। लेकिन इन सब के बाद एक और पर्सन है जिसका नेम इन सब में से टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसका कोई कंपेटिटर नहीं है। वो पहले भी थ्योरेटिकल एग्जाम में अपेयर हो चुका है। उसका नाम विकर वैन बास्कर है। हाँ नाइस यार, ये तो ब्रो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आप इसकी न्यू लुक चेक कर ही सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वो पर्सन कहता है इसने थ्योरी एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली थी, तो इसके बारे में मैं क्या ही बता सकता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि ये इस एकेडमी के एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा चेंज करने वाला है। विकर नाम के 10 फ्रेशमैन जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो उनमें से इसे फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं बास्कर विले के इस नेम को डिच करवाता और एज अ कमांडर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, जिससे मैं हर एक पर्सन की अटेंशन गेन कर सका। लेकिन मैंने सुना है कि हम यूनिवर्सिटी में एज अ कमांडर एडमिशन नहीं ले सकते। आप इसे देखिए ये कितना कंफर्टली चल रहा है। अगर इसकी जगह मैं होता तो हर एक पर्सन को अटेंशन गेन करने के लिए बताता कि मैं थ्योरी एग्जाम में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। इतने में विकेट गुजरता हुआ देखा है, यहाँ काफी ज्यादा शोर है। यहाँ क्या चल रहा है? फ्रेशर्स इसे देख के चिल्ला रहे थे कि आपको देखने के बाद हम आपके फैन हो चुके हैं और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ कहते हैं हम आपकी वजह से तो एकेडमी में एडमिशन लिया है। हर एक पर्सन उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। इतने में चिल्लाती हुई कहती है सब काम डाउन हो जाए और मेरी बात सुने। ये थी डोलरास क्यूविडास लैंसे और ये स्कूल की प्रेसिडेंट थी और न्यूज क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने हमारी पास्ट एपिसोड देखी। जो नहीं जानते वो पास्ट एपिसोड देखें और इसे बहुत अच्छे से जान पाएंगे इसकी बैक स्टोरी क्या है। डोलरास कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग न्यूज क्लब में इंटरेस्टेड है ना। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो आप में इंटरेस्टेड है, आप बहुत खूबसूरत है, हम तो सिर्फ आप ही के लिए अकेडमी में आए हैं। इन्हें वो इन सब की तरफ देखते हुए कहती है मुझे इन सब को अवॉइड करना पड़ेगा जितना ज्यादा कर सकूं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर विकर पे पड़ती है तो वो उसे काफी हैरानगी से देखती है और कहती है ये मेरे पास क्यों नहीं आया और ये ऐसे यहाँ से कैसे जा सकता है। इतने में विकर अपने रूम के बाहर पहुंच चुका था और गेट को देखते हुए कहता है ये क्या चीज है। इतने में एक सीनियर आगे बढ़ता हुआ कहता है तो क्या आपका भी यही रूम है। विकर जैसे ही उसे देखता है तो कोई आंसर नहीं करता, लेकिन वो कहता है मुझे लगता है कि आप मेरे ही रूममेट होंगे और बताता है कि मेरा नाम पिगी है। पिगी को देख के वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन ये बच्चा भी काफी क्यूट था। पिगी कहता है हाँ मेरा नाम फिकर है। पिगी कहता है मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। विकर कहता है इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। रिग्रेशन से पहले ये वो बच्चा था जो मेरी हर चीज में बहुत मदद करता था। जो चीज मुझे चाहिए होती थी ये मुझे ला के देता था और उन ट्रिपल एट से भी मुझे बचने की काफी टेक्निक्स बताता था। लेकिन ये बेचारा इतना शरीफ था कि ये उन ट्रिपल एट से बहुत ज्यादा बुली होता था। लेकिन इस लाइफ में मेरे होते ही से कोई कुछ नहीं कह सका। इतने में वो दोनों रूम में एंटर होते हैं। विवी कहता है मुझे कोशिश करनी है कि इसके साथ कोई कुछ गलत ना कर सके। पिगी कहता है ये सारे बंक बेड्स हैं तो जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। इतने में वो विवी से पूछता है कि क्या विकर आप आज की फ्रेशर पार्टी में जा रहे हैं ना। इतने में वो मुस्कुराता हुआ विवी से कहता है मैंने काफी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया है। पार्टी में जाना कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन जो भी फ्रेशमैन आते हैं वो सारे उसमें लाजमी जाते हैं, तो आप भी वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने ये कैसा बेकार सा क्वेश्चन पूछा। लेकिन विवी कहता है नहीं मैं उस पार्टी में कोई नहीं जा रहा। इन्हें वो एकदम शौक होता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप वाकई नहीं जा रहे। विवी कहता है नहीं मैं उन बेकार पार्टी को इतना ज्यादा नहीं एंजॉय करता। और फिर वो विकर को काफी फोर्स करता है कि आपको मेरे साथ उस पार्टी में चलना पड़ेगा, तो प्लीज आप चलें। विवी उसकी तरफ काफी हैरानगी से देखा है और मन में सोचता है कि यार नहीं यार इन चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। वो विवी की ये रिएक्शन देख के मन में सोचता है कि हो सकता है इसकी आप हाँ हो चुकी हो और विवी से कहता है कि अब आप क्या चलना चाहेंगे मेरे साथ। विवी कहता है नहीं अभी भी नहीं। वो चिल्लाता हुआ पूछता है कि क्यों, क्या वजह है जो आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते। वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी पार्टीज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं जाना चाहता हूँ, तो जाओ तुम अपना फन करो पिगी, मुझे छोड़ दो। इन्हें में वो बहुत ही हैरान होता है और कहता है ये कैसा पर्सन आया है, फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा पर्सन देखा है जो फ्रेशमैन पार्टीज में नहीं जा रहा। विवी अब रूम से बाहर निकलता हुआ मन में सोचता है कि काफी कुछ करने वाला है और मैंने बहुत ही कुछ सीखना है यहाँ से। अब तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अमावस्या की रात विवी यहाँ खड़ा हुआ चांद को देख रहा था और काफी ज्यादा चीजों को एनालाइज करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं विकर का एक ही मिशन था। वो जैसे ही नीचे देखता है तो इन जोम्बरियों के पास रोशनी नजर आती है जहाँ ये 3 पर्सन थे और आग जलाए हुए यहाँ बैठे थे। ये पर्सन कहता है कि अब मैं उन ब्रॉड्स की
आवाज दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये कहते हैं कुछ ही समय बाद सारे स्टोर रूम्स बच्चों से भर जाएंगे, क्या वो सब यहाँ आ रहे हैं? ये कहते हैं हाँ हाँ, एक कंटेनर है जिसमें वो सब सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने सुना है उन सबको क्यूबिडास की ऑर्फिन से पकड़ा गया है। ये कमांडर आगे बढ़ता हुआ कहता है, हे तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो और प्रॉपरली उठ के अपना काम करो। अगर तुम्हें पैसे पूरे चाहिए तो तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। ये था फ्लैश ग्रेनेड रॉन पैटिसन। ये इन पे काफी गुस्सा करता है और कहता है तुम सिर्फ पूरा हो मेरे लिए, तुम्हें कोई स्किल्स नहीं आती और अगर तुम मेरे से फाइट करने का सोच रहे हो तो ये जरूर जान लेना कि मैं ग्लैडिएटर हूँ। वो पीछे से कहते हैं क्या यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे? कहता है क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो? तो चलो जल्दी से आ जाओ। वो इसका मजाक उड़ाते हैं तो ये काफी गुस्से से अपनी स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है रुको, तुम एक लोग रैंक मर्सनरी हो, तुम अभी मेरे बारे में जानते ही नहीं। और इनकी तरफ बढ़ता हुआ एक ही झटके में इन सबको खत्म करके मार डालता है। इतने में पीछे से एक आवाज आती है तो वो हैरानगी से सुनता है ये क्या चीज है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। इतने में एक पर्सन बोलता है कि रॉन हम्बर्ड राइजन, 4 साल बीत गए, तुमने अपनी सारी नेबर फैमिलीज को मार डाला, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, तुमने डीमंस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुमने इस नॉर्दर्न गोलेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके तुमने डीमंस को पहुंचाना शुरू की। आखिरी चीज, तुमने गार्ड ड्यूटी की और सारी रिपोर्ट्स, लोकेशन, प्लेटॉन स्कैम की तुमने उन डीमंस को दी। इतने वो चिल्लाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, मीनिंगलेस अल्फाज को बोलने से पहले मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और सिर्फ तुम्हारी वजह से एली प्लेटून मारा गया और उनका सारा क्रू खत्म कर डाला तुमने। वीवी उतरता है, उसके पीछे आ जाता है। ये सब बातें फिकरवैन बास्करी कर सकता है। इतने में वो अपनी स्वॉर्ड सीधी करता हुआ एक झटके में पीछे हमला कर डालता है क्योंकि उसे शक लगता है कि पीछे कोई था। लेकिन जैसे आप जानते हैं विगर के पास साइलेंट स्वयं की पावर्स थी तो वो जल्दी से वहाँ से पीछे हट जाता है। वो जैसे ही विगर को देखता है तो वो काफी शौक होता है और कहता है ये तुमने कैसे किया और मेरे दांव से तुम कैसे बच गए? लेकिन विकर आगे बढ़ता है और अपनी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड से इसके दोनों बाजुओं को ही काट डालता है। जैसे आप जानते हैं वीवी के बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड और उसकी ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके दोनों बाजू एक ही झटके में काट डालता है। वो अब यहाँ गिरा हुआ चिल्ला रहा था कि प्लीज ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे दोनों आर्म्स को खत्म कर डाला, अब मैं क्या करूंगा? मेरा यकीन करो मैं किसी के साथ भी नहीं मिला हुआ तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? वीवी कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे इस बात का यकीन है कि तुमने डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जल्दी से मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं तो तुम अपना अंजाम अच्छे से जान चुके हो। इतने में वीवी के सामने बहुत ही ज्यादा रोता है और रो रो के वीवी को कहता है प्लीज मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मेरे साथ ऐसे ना करो। वीवी उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसका मुंह काफी ज्यादा स्वेल हो जाता है और वो काफी बुरी कंडीशन में था। वो वीवी को कुछ नहीं बताता तो वीवी आगे बढ़ता है और फाइनल अटैक करके उसे मार डालता है। वीवी कहता है उन्हें खबरें देने वाले पर्सन काफी ज्यादा हैं जिनमें से एक तो मारा गया। इतने में वीवी इस बुक को खोलते हुए इस पे निशान लगाता है और उसके नाम को काट देता है। वीवी बताता है कि इसमें उन सब ब्लैक लिस्टेड पर्सन का डाटा है जिन्हें सैंडी ने इन्वेस्टिगेट किया था और वो बॉस्कर विलेज से मिल चुके हैं। मुझे वक्त जाया किए बगैर जल्दी से बाकी सबको तलाश करना है और एक एक करके उन सबको मार डालना है। वीवी बताता है कि जब मैंने ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया तो 3 ऐसे पर्सन थे जो डीमंस की पूजा करते थे, उन तीनों ने अपने आप को खुद ही मार लिया बजाय कि मैं उनके पास पहले पहुंचता। क्या उन्होंने खुद को मारा है या तो ये डीमंस की चाल है कि उन्होंने उन्हें खत्म कर डाला कहीं हम डीमंस तक ना पहुंच जाएं। इसका ये मतलब है कि अभी भी इस कैपिटल में काफी ज्यादा ऐसे राज पोशीदा हैं जिनके बारे में मुझे तलाश करना है। और ये पर्सन अपने फेस के ऊपर से मास्क उतारता है, लेकिन ये पर्सन था कौन? देखने में हमें तो ये डीमन लगा है। क्या ये उन टेनेलाइट क्रॉप में तो नहीं है जिन्होंने डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? और फिर हमें इस क्लॉक टावर के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ काफी ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून था। लेकिन ये पर्सन कौन था? ऐसे लगता है कि जैसे इसने इन सबको खत्म किया हो। ये तो वीवी ही था। वो कहता है चलो मैंने 29 पर्सन्स को खत्म किया जिन्होंने डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। ये कहता है मैंने काफी कोशिश की है इनसे एलाइट क्रॉप्स के बारे में जानने की, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होके इन्होंने एलाइट क्रॉप्स की लोकेशन नहीं बतानी। वीवी अब
अपनी डायरी पे एक एक करके उन सबके नाम को काट डालता है जिसे उन्होंने खत्म कर दिया था। वीवी कहता है चलो आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन मुझे उन एलाइट क्रॉप्स के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। चलो अब मुझे अकेडमी वापस जाना पड़ेगा। इतने में वो अपनी स्पीडिंग पावर्स को यूज करता हुआ इन रूप से क्लाइंब करता वापिस से एकेडमी के अंदर एंटर होता है। जैसे ही अंदर हॉल में देखता है तो वो कहता है यहाँ तो अभी भी पार्टी चल रही है, तो क्या मुझे इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इतने में वो अब उस हॉल की तरफ बढ़ता है, साथ ही वो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करता है और वापस से अपनी स्मार्ट लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हर एक पर्सन इस फ्रेशर पार्टी को एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन यहाँ कुछ फ्रेशर्स और सीनियर इस $100 को छिपे हुए थे और इससे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वो इन सब भी अपने आप को काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये दोनों इस सीन को देख के मुस्कुरा रहे थे कि देखो वहाँ क्या चल रहा है। और इतने में ही विवी उस हॉल के अंदर एंटर होता है और जैसे ही उसकी नजर वहाँ पड़ती है तो वो कहता है ये दोनों भी यहाँ आए हुए हैं, मुझे नहीं पता था ये दोनों अभी भी सेम क्लास में ही मौजूद है। विवी बताता है कि फॉल के टाइम पे घर में स्मोक के साथ सारे ग्रेट हीरोज जुड़े और वो सब विक्ट्री थे। उन सब में से जिसने सबसे ज्यादा फाइट की और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबसे आगे भी वही था। वो डॉन ड्रॉस फैमिली से द आजरो स्पीयरमैन था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था और वो उन 7 ग्रेट फैमिलीज से था जो रॉक एम्पायर की थी। ये उसी का ही बेटा टूडोर था जो डॉन क्यूडास फैमिली से ही था। और उस समय जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आर्चर्ड में, वो भी इन 7 ग्रेट फैमिलीज से ही थी। उस हर जीनियस द मिस्टीरियस आर्चर्ड फैमिली, ये उसकी बेटी बियॉन्सी थी। देखने में ये भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। विवी कहता है यहाँ और भी काफी चेहरे हैं जिन्हें मैंने बैटल फील्ड में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन सब से एक बार फिर मिलूंगा। मुझे ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। विवी देखता है यहाँ ये सीनियर अपने जूनियर्स को बुली कर रहे थे। विवी की जैसे ही नजर उस पीकी पे पड़ती है तो ये सब लोग उसे काफी तंग कर रहे थे और कहते हैं चलो अब ये जूनियर हमें गाना सुनाएगा। तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें क्या कह रहे हैं, तो जल्दी से गाना गाओ। विवी मन में सोचता है ये फिर से पीकी को जुड़ गए। वो बेचारा इतना ज्यादा शरीफ है और इनोसेंट है कि वो किसी को कुछ नहीं कहता और ये उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। पीकी काफी ज्यादा रोता है क्योंकि ये सब लोग उसकी काफी इंसल्ट कर रहे थे। ये लड़की आगे बढ़ती है और कहती है तुम बिल्कुल ना रो और जल्दी से इसे पी लो। अगर तुम एक ही बारी में इसे पी गए हम तुमसे गाना नहीं सुनेंगे। वो कहता है नहीं प्लीज, मैं इसे एक ही सांस में कैसे पी सकता हूँ। इतने में वो सब उसे काफी चिढ़ाते हैं और फोर्स करते हैं कि पी लो इसे, जल्दी से पियो। क्या तुम अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनोगे? अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ काम ज्यादा खराब होगा। इतने में वो डरता हुआ जल्दी से उस गिलास को पीने की कोशिश करता है। ये सब लोग उसे काफी बुली कर रहे थे। इतने में उसे वॉमिटिंग होती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक पी ली थी। ये सब लोग उसे का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं आज से इसका निकनेम वॉमिट पिगी है। ये काफी ज्यादा गंदा है। पिगी बहुत ही ज्यादा सैड होता है इनकी इस इंसल्ट पे, लेकिन इतने में विवी अपना कॉस्ट्यूम उतारता हुआ आगे बढ़ता है और उस जगह को साफ कर देता है। ये सीनियर्स इस सीन को देखते हैं तो ये काफी शौक होते हैं और कहते हैं हे तुम कौन हो, हमारे लफड़े में आगे ना बढ़ो नहीं तो इसका तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। विवी उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है पिगी क्या तुम ठीक हो? विवी कहता है रिग्रेशन से पहले पिगी को काफी बुल किया जाता था और पिगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका जिस वजह से इसे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद ये एक लो रैंक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट हुआ और इसकी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी गुजरी। लेकिन उसके बाद में इसे फोर्ट लाइन पे मिला। जब क्लैन पे बुरा वक्त चल रहा था तो इसे एज अ वॉलंटियर फोर्ट लाइन पे भेजा गया। इसके पास काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज थी और इन्फॉर्मेशन थी। इसने बहुत सारे लोगों को भी बचाया। मैं भी उन वॉलंटियर्स में से एक था जो बुरी कंडीशन में था और इसने मुझे भी बचाया। पिगी एक ऐसा दोस्त है जो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो आप रिग्रेशन के बाद मुझे पिगी का ख्याल रखना पड़ेगा जैसे इसने मेरी जान बचाई। पिगी से देख के कहता है विकट आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था तो आप कैसे खड़े हुए। इधर में ये सीनियर गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मसलों में ना उलझो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम तो इसी के क्लासमेट लेते हो, आइस क्रो क्लास भी राइट। बीवी के मुंह पे जोरदार तमाचा मार देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होता है, तो आइंदा मेरे लफड़े में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये ट्रिपल एट्स भी वहाँ मौजूद थे। ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हाउ डेयर, तुम्हारी इतनी औकात, तुमने हमारे मास्टर को कैसे छुआ है। बीवी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इतना गुस्से में था क्या वो गुस्से से फटने ही वाला था। लेकिन हमें एक सीन बताया जाता है। बीवी कहता है मैं एक कमांडर हूँ और इस बात का अकेडमी में किसी को नहीं पता। अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी को रिवील किया तो मैं तुम तीनों ट्रिपल एट्स को मार डालूंगा, तो इस बात को टॉप सीक्रेट रखना है। इतने में ये लड़की आगे बढ़ती है और कहती है हे तुम्हें इन्हें फ्रेशर्स के साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। हम इनके सीनियर्स हैं, हमें इन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, समझ आई? इसी ट्रिक से तो हम इन्हें पागल बनाएंगे, समझे?
है कि नहीं। इतने में वो लड़की आगे बढ़ती है और विवी के सामने इस गिलास को रखते हुए कहती है, अगर तुम ये सारे ड्रिंक पी लो तो हम तुम दोनों को यहाँ से जाने देंगे। पिगी कहता है, विकर प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं खुद ही इसे पी लूंगा और मैं अब ठीक हूँ, आप इस मसलों में ना उलझे। इतने में विकर उस गिलास को उठाता है और एक ही झटके में उसे पीना शुरू कर देता है। जैसे ही ये इस सीन को देखते हैं तो ये सब बहुत ही ज्यादा शौक थे कि ये क्या कर रहा है। ये दोनों यहाँ खड़े हुए मन में सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि एक ह्यूमन 1 लीटर से ज्यादा ये पी सके, तो ये इसे कैसे पिएगा। लेकिन वहाँ भी एक ही झटके में सारे ड्रिंक को चट कर डालता है। ये जैसे ही उसके इस एक्ट को देते हैं तो ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती है, इसने ये कैसे किया। बीवी अब गिलास वहां से जोर से रखा हुआ कहता है, ये लो मैंने इस गिलास को खत्म कर दिया, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, आपकी इजाजत है। वो कहते हैं, हाँ ठीक है तुम लोग जा सकते हो। बीवी उन सबसे कहता है, बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पिगी को लेके वहां से निकल पड़ता है। लेकिन ये सीनियर अपनी ईगो का मसला बनाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, हे यहीं रुक जाओ, आगे ना बढ़ना। ये ट्रिपल एट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये कहता है कि इसने गलत पर्सन से पंगा ले रहा है। बीवी अब हमें काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहते हैं, हाँ बताओ तुम्हें क्या काम है। विकर जैसे ही गुस्से से इसकी तरफ देखा है और इसे कहता है, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी चाहिए। वो विकर के उस गुस्से को देख के एकदम डर से जाता है। इधर में सैंडल रॉस आगे बढ़ती है और कहती है, यहाँ तुमने किस चीज का रश लगाया हुआ है। ये जैसी सैंड की बात सुनते हैं तो ये एकदम कंफ्यूज से हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए देखते डर के कहते हैं, प्रेसिडेंट ये फ्रेशर ने वॉमिटिंग कर दी थी तो हम बस इसका ख्याल रख रहे थे। वो कहती है, तुम क्या ख्याल रख रहे हो, सारे अकेडमी के एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से इन चीजों का ख्याल रखना है। बिगी विकर के गले से लगा हुआ रोना शुरू हो जाता है और कहता है, थैंक्स विकर। ये तीनों ट्रिपल एट्स अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे से कहती है, इजी रहना, कुछ ऐसा एक्ट ना करना जिससे विकर की आइडेंटिटी रिवील हो जाए। अब हर पर्सन अपने अपने काम लग जाता है, लेकिन ये लेडी यहीं खड़ी हुई काफी शौक लग रही थी। ये विकर की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है, ये वो लड़ी थी जिसने आइस कॉप्स की प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट रैंक किया था और थ्योरी में सेकंड। इसका नाम क्लेयर था। वो विवी को देखते हुए कहती है, चलो मुझे एक अच्छा पर्सन यहाँ मिल चुका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हर एक पर्सन क्लास में आ चुका था। मास्टर कहता है, ये वो क्लास है जहाँ आइस और फायर क्रॉप्स एक साथ इस क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। कंबाइन क्लास से हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को उठाते हैं जिनके कॉन्फिडेंस को एलाइट्स बनाते हैं। यही बस इस अकेडमी की पॉलिसीज है जो हर स्टूडेंट्स को माननी पड़ती हैं। ये था वेंसी मॉर्ग जो कंबार्ड थ्योरी का प्रोफेसर था। आज का लेक्चर उसने बारबेरियन ट्राइब के कल्चर के बारे में दिया था। वो कहता है, बारबेरियन ट्राइब की लोकेशन एग्जैक्ट किस तरफ है। क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये मन में सोचता है कि वो एम्पायर के साउथ साइड पे है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। और बुक में से देखता है, ये था टूडोर डॉनक्विट फैमिली से प्रैक्टिकल एग्जाम में जिसका टायर 1 था आइस क्रॉप। ये भी आइस क्रॉप थी जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम में रैंक फर्स्ट था। बेंसिया ये भी सोचती है इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इतने में ये चिल्लाती बैठी है कि मैं इसका आंसर दूं क्या। ये थी सिंक्लेयर। मास्टर कहता है, सिंक्लेयर आपका तो फायर क्रॉप में रैंक फर्स्ट है, चलो मुझे इसका आंसर दो। वो बताती है कि अकेडमी ने जो न्यूज पब्लिश की उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लोकेशन है वो एम्पायर्स के बिल्कुल राइट साइड पे है और वो माउंटेन के बिल्कुल साथ है। 8 हाईएस्ट लैंड है उनकी। लेकिन वीवी साइड पे बैठा हुआ अपने ख्यालों में था। वो कहता है, कल मैंने 29 पर्सन को खत्म किया है, उन सब में डीमन का स्टैंड था। जब मैंने उन्हें खत्म किया था उनके चेहरे डीमंस में चेंज हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो एलाइट क्रॉप इस कैपिटल सिटी में ही छुपे हुए हैं। मुझे अब वो जगह तलाश करनी है जहाँ वो मुझे मिले और मैं उन्हें खत्म करूँ। मैंने सैंडी को उस काम के पीछे लगाया तो हुआ है कि वो उनकी जगह तलाश करें। इतने में पिगी विकर को बुलाते हुए कहता है, विकर। इतने में सब विकर की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। मास्टर कहता है, ऐसे लगता है कि आइस क्रॉप फायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। विकर को पॉइंट आउट करता है और कहता है, आज फर्स्ट क्लास है और तुम फर्स्ट क्लास में ही सो रहे हो। विकर कहता है, नहीं नहीं सर, मैं तो सो नहीं रहा, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूँ। मास्टर कहते हैं, क्या तुम नहीं सो रहे थे, तुम्हारा क्या नाम है। वो कहता है, मेरा नाम विकर है। वो कहता है, विकर सबने देखा है कि तुम्हारी आंखें बंद है, क्या तुम कोई और एक्सक्यूज देना चाहते हो। विकर कहता है, हाँ मेरी आंखें तो बंद थी लेकिन मैं नहीं सो रहा, आपको ये नजर नहीं आ रहा। इतने में मास्टर गुस्से में आता है और कहता है कि इस एकेडमी में कैसे कैसे साइको पर्सन का एडमिशन हुआ है। खैर छोड़ो इन बातों को, हम आगे बढ़ते हैं। आइस क्रॉप की रैंक फर्स्ट लैरी ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है तो मैं उसके इसे 10 पॉइंट्स दूंगा और इस आइस क्रॉप को मैं 1 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ 10 इसके बुरे बिहेवियर की वजह से। चलो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे है। अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो मैं सारे के सारे आइस क्रॉप को नेगेटिव पॉइंट्स दूंगा। फिकर कहता है, ये तो अनफेयर है। कहता है, जो भी है तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मुझे बताओ कि एम्पायर की मिलिट्री और ब्लैक ट्राइब में कितना ज्यादा डिफरेंस है और वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है।
मन में सोचती है कि ब्लॉक ड्राइव की इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल किया है सर ने। ये काफी गुस्से में थी और मन में सोचती है कि इस इडियट की वजह से सारे आइस क्रॉप्स के माइनस पॉइंट लगेंगे। इतने में विकर सोचता है और उसे वो सारी बातें याद आती हैं कि ऐसे उसने ब्लॉक ट्राइब्स के साथ टाइम स्पेंड किया। वो तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वीवी आंसर देता है कि एम्पायर और ब्लॉक्स में फेफ लोकेशन का डिफरेंस है। वो साउथ रीजन के हाईलैंड फॉस में है और सारी डिटेल बताता है। हर एक पर्सन वहाँ बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा शौक मास्टर था कि इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आई। ये तो वैसे ही विकर की फैन बनती जा रही थी। ये भी शौक हो जाती है कि इतनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसके पास कैसे आई। विकर मन में सोचता है कि ओम के इंसिडेंट्स के बाद ब्लॉक एम्पायर से थोड़ा दूर तो जा चुके हैं, लेकिन जो मैंने लोकेशन और डिस्टेंस बताया है वो बिल्कुल ठीक है। पिगी भी काफी शौक था इस इन्फॉर्मेशन को सुन के। मास्टर कहते हैं हाँ, इसने स्पोर्ट तो बिल्कुल ठीक बताया है, और वो मन में सोचता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसके पास कैसे आई। हालांकि ये तो अकेडमी ने भी अभी तक वेरीफाई नहीं की। इसका नाम विकर है, तो क्या ये वही पर्सन है जिसने थ्योरी एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली थी? वो कहते हैं विकर के 10 पॉइंट्स ऐड होते हैं, इस तरह सारे आइस क्रॉप के 1 पॉइंट ऐड होते हैं। मास्टर कहता है तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन चाहे थ्योरी एग्जाम में आई है, लेकिन तुम्हें मेरा लेसन केयरफुली सुनना पड़ेगा। अगर तो तुम्हारी आंखें बंद हुई तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स माइनस करूंगा। विकर कहता है ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा सर। ये विकर को देख के मन में सोची है कि मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था, विकर नाम के काफी ज्यादा लोग एडमिट हुए हैं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है ये वही विकर है जिसके थ्योरी में फर्स्ट पोजीशन आई थी। फिर ये विकर को देख के साथ ही मन में सोचता है कि हाँ, यही वो स्मार्टेस्ट पर्सन है जिसने थ्योरी एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली। अब क्लास ओवर हो जाती है, उसके बाद स्पोर्ट्स टाइम स्टार्ट होता है। हर प्लेयर को ग्लव्स दिए जाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, और इस बॉल के थ्रू अब वो गेम को स्टार्ट करेंगे। सभी इस ग्राउंड में पहुंच चुके थे जहां इस गेम को स्टार्ट किया जाएगा। 2 टीम्स प्ले करेंगी, ईच टीम के पास 10 प्लेयर्स होंगे। जो पहले बॉल अपने ओपोनेंट के गोल एरिया में डाल देगा उसे एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन इस गेम में आप ना अपनी माना पावर्स को यूज कर सकते हैं और ना वेपन्स को। और फिर गेम स्टार्ट होती है, तो ये प्लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ये सबको पीछे छोड़ता हुआ बॉल को लेके ओपोनेंट की तरफ भागता है। ये कहता है रन फ्लैट गेम में मैं सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ, अब सभी गोल मैं ही करूंगा। ये जूनियर टूडोर को देख के कहती है ये तो काफी हॉट है, तुम ही जीतोगे। लेकिन ये तो हमें सैड लग रही थी। ये मन ही मन में सोच रही थी कि ये स्पोर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ट्यूडोर बाकी सब प्लेयर्स को पीछे छोड़ता हुआ इन ट्रिपलर्स के सामने पहुंच चुका था। ये ट्रिपलर्स कहती है ये बॉस्टर काफी एरोगेंट है, हमें इसे गोल तक बिल्कुल नहीं पहुंचने देना, इसे यहीं पकड़ लो। ट्यूडोर उनके सामने पहुंचा हुआ कहता है मैंने सुना है ये बॉस्टर विले के आयरन ब्लड ट्रिपल एट्स हैं और ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी करते हैं। जैसे ही वो इन तीनों के पास से गुजरता है तो ये बहुत कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन वो बड़ी आसानी से इनके पास से निकल जाता है। ये उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये नाकाम हो चुके थे और अब काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहे थे। लेकिन अभी भी उनका एक पर्सन आगे मौजूद था और वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तो जल्दी से बॉल मुझे दे दो। वो इसे कहते हैं अभी तुम मेरे बच्चे हो इस गेम में, मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे रास्ते से पीछे हटो। लेकिन जब वो पीछे नहीं हटता तो ये अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उसे जोरदार पंच मारता है, तो बहुत ही दूर जाके गिरता है। ये कहते हैं अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये गेम मैं ही जीतूंगा, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेडियम में खड़े हर एक पर्सन टूडोर का नाम ही चिल्ला रहा था और कहता है देखो ये माना और वेपन्स को यूज किए बगैर कितना स्ट्रांगली सबके पास से गुजर गया और कोई भी इसे नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब वो जिसके सामने पहुंच चुका था ये उसे नहीं जानता था। वो उसे देखते मन में सोचता है कि हाँ, माना कि तुम थ्योरी में बहुत ही आला हो, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि तुम एक ट्रू फाइटर भी हो या नहीं। अब वो उसके सामने पहुंच ही चुका था और बहुत ही ज्यादा तेजी में था। ये तो विकर था जिसके सामने वो पहुंच चुका था, और विकर को तो इन्होंने गोलकीपर रखा हुआ था। वीवी कहते हैं मैंने इन बेवकूफ ट्रिपल एट से कहा था कि मेरे रास्ते में नहीं आना, लेकिन इन्होंने मेरी बात फिर नहीं सुनी। माय फ्रेंड, मुझे लगता है तुम्हें थ्योरी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे ही वो विकर को जोरदार पंच मारता है तो वो विकर की आयरन ब्लडेड बॉडी से टकराता हुआ खुद ही दूर जाके गिर जाता है और काफी बुरी कंडीशन में आ जाता है और उसे चोटें भी लगती हैं। जैसे ही इस सीन को देखती है तो ये एकदम शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या हुआ। अब वो दूर जाके गिरता है, विकर उसे देखता है और शांत हो जाता है। वीवी मन में सोचता है मैंने तो प्लान किया था सिर्फ इसे रोकने का, लेकिन ये इतनी तेजी में था कि मुझे ये छूता हुआ दूर जाके गिरा है और अब ये ऑलमोस्ट बेहोश ही हो चुका है। लेकिन वीवी क्यों ग्राउंड में गिर चुका है? वीवी कहता है अब मुझे अपने आप को इंजर्ड दिखाने की एक्टिंग करनी है ताकि कोई भी ना मुझे पकड़ सके कि मैं एक कमांडर हूँ। और फिर टूडोर बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा
ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं। वो इन सब को देख के सोचता है कि ये चल क्या रहा है, कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो गया। इतने में वो सोचने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वो कहता है जब मैं विकर के पास पहुंचा तो मैंने सोचा कि इसे मैं दूर धक्का दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। टूडोर जैसे ही उठता है तो वो कहता है मैं इस पर्सन से कैसे हार सकता हूँ, मैं टूडोर हूँ, मैं किसी से नहीं हार सकता। विकर यहाँ काफी शांत करा था और अपने शोल्डर की मिट्टी को झाड़ता है। टूडोर कहता है यहाँ चल क्या रहा है, अब मुझे दोबारा से वही करना है और इसे टेस्ट करना है कि एग्जैक्टली बात हुई क्या थी। फिर से गेम स्टार्ट होती है। टूडोर मन में सोचता है चलो जैसे मैंने पहले किया था मुझे सेम वही करना है ताकि मैं वजह जान सकूं। विकर से आगे ये तीनों ट्रिपल एट्स करे थे जो कि काफी गुस्से में थे, लेकिन इन्हें क्या हुआ, ये एकदम से इतने शौक क्यों हो गए। वो कहते हैं गोल तो दूसरी तरफ है लेकिन ये टूडोर इस तरफ क्यों भाग रहा है और अब ये क्या करना चाहता है। इतने में वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है, विकर और तुम तीनों ट्रिपल एट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो ट्रिपल एट्स कहते हैं जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाओ, इस दफा हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ये गोल हमारा ही है। लेकिन पहले की बार वो सारे प्लेयर्स को क्रॉस करता हुआ इन तीनों ट्रिपल एट्स को पीछे छोड़ देता है। विविध देखता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो वो मन में सोचता है मैं जितना इससे पीछे रहने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरी तरफ उतना क्यों आ रहा है। टूडोर कहता है अभी भी ये स्टिल ऐसे करा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये इसका कॉन्फिडेंस है या ये क्या कर रहा है। और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे अब सेंट स्पेयर टैकल को यूज करना है और इसे जोर से धकेलते हुए पीछे फेंकना है। अब वो काफी तेजी से विकर की तरफ भागता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन यहाँ विकर बहुत ही शांत खड़े होकर इसका वेट कर रहा था कि ये मेरे तक कैसे पहुंचेगा। वो जैसे ही विकर पे अटैक करता है तो वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये पर्सन अब उसे उठाता है और कहता है टूडोर क्या तुम होश में भी हो। टूडोर लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है यहाँ चल क्या रहा है और ये मेरे साथ दोबारा फिर से क्या हुआ। वो जैसे ही उठता है तो वो इसे कहता है क्या मैं फिर से फेंट हो गया, लेकिन कैसे। ये से कहता है काम डाउन टूडोर, इजी हो जाओ। अब वो टूडोर को बताता है कि तुमने काफी तेजी से इसे हिट किया लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम इसे छूते ही बहुत दूर जाके गिरे। अब ये पर्सन मैदान में उतरता है और टूडोर से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इस पे बार बार क्यों हमला कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये तुमसे कुछ छुपा रहा है, तो चलो इस दफा मैं कोशिश करता हूँ। मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए ये कहता है माय फ्रेंड तुमने 2 बार ये करने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं कर पाए, अब तुम्हें ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बस बैठ के इसे देखो। ये प्लेयर मेन हेनरी गुल्टे नॉर्थ से आया था, इसका नाम था सेंको। सेंको की फिजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके लेवल का कोई यहाँ प्लेयर नहीं था, तो उसने डिसाइड किया अब वो इस गेम को और प्ले नहीं करेगा। फ्रोजन लैंड में हर पैदा होता बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इनकी फाइटिंग टेक्निक भी बहुत आला होती है। इसका ये मतलब है कि ये सारे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। ये तीनों ट्रिपल एट्स कहती हैं कि इस दफा हम तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे, लेकिन जब ये मैदान में उतरता है और ये इन 3 ट्रिपल एट्स को धकेलता है तो ये तीनों काफी स्पीडली विकर से भी दूर जाके गिरते हैं। विकर स्टील करा यहाँ उसी का वेट कर रहा था। विविन से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम उसके रास्ते में क्यों आए। अब उनकी कंडीशन काफी बुरी थी तो वो विकर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। ये तूफान की तरह विकर की तरफ बढ़ रहा था विकर को मार डालने के लिए। अब ये विकर के सामने ही पहुंच चुका था और विकर इसके ओपोनेंट पे था। अब वो जोरदार अटैक करता है और कहता है चलो मुझे ये देखना है कि क्या तुम मेरी फुल पावर्स को एंड्योर कर सकते हो। वो जैसे विकर पे अटैक करता है तो वो फील करता है कि ऐसे लगता है जैसे मैंने किसी चट्टान को जोरदार पंच मारा हो। ये इसकी बॉडी है या कोई चट्टान है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। विकर मन में सोचता है कि इसके अटैक से मुझे फर्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन अगर मैं इस तरह का एक्ट करूंगा तो क्या ये मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। और वो फिर फॉल बैक होने का डिसीजन लेता है, साथ ही वो अपनी बॉडी को खुद ही पीछे धकेलता है और दूर जाके गिरता है ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और विकर थोड़ा वीक है इनसे। सैन को काफी शौक होता है और कहता है मेरा हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, ये चल क्या रहा है, क्या ये कोई ह्यूमन है या मुझे समझने में मिस्टेक हो रही है। इतने में उनमें से एक ट्रिपल एट आगे बढ़ता है और इसके हाथ से बॉल खींचता है। अब वो दूसरे ओपोनेंट गोल की तरफ तेजी से भागता है। ये रेफरी अब विस्पर बजाता है तो इन ट्रिपल एट्स ने गोल कर दिया हुआ था। ओपोनेंट वाले काफी चिल्लाते हैं, इन्हें अब 3 पॉइंट्स मिले थे। इस तरह टीम बी जीत चुकी थी, लेकिन विकर दूर खड़ा हुआ में काफी सैड लग रहा था। सेंग को आगे बढ़ता है और विकर के सर पे पानी डाल देता है और विकर से कहता है कि तुम क्लास बी के असल विक्टोरी हो, तो तुम साइड पे खड़े हुए इतने सैड क्यों। टूडोर कहता है खुश हो जाओ, तुम्हारे आने से मुझे लगता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी करूंगा लेकिन मैं वो नहीं कर सका, तो प्लीज मुझे माफ करना तुमसे जेलस होने के लिए। सैंग को कहता है कि तुमने अपनी बॉडी काफी सॉलिड रखी हुई है तो इसके लिए तुम क्या एक्सरसाइज करते हो। मैंने अपनी सारी माना पावर तुम पे यूज की लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वीवी कहता है मैं
कमांडर हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी माना पावर्स को यूज नहीं कर सका। टुडोर कहता है कि तुम तो बहुत ही बदकिस्मत हो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम इस पे मेहनत करो तो तुम आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो। इतने में ये तीनों लड़कियां आगे बढ़ती हुई कहती है, टुडोर मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेके आई हूँ, तो प्लीज तुम अपने पसीने को साफ कर लो। इतने में टुडोर उन तीनों के पास चले जाता है और हंसता हुआ ने कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इतना ख्याल रखने का। बेबी बताता है कि टुडोर और सेंको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरोज बनेंगे और ये बहुत सारे डीमंस का भी खात्मा करेंगे। लेकिन ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि पॉस्ट लाइफ में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इन्हें क्या हुआ, ये सब इतने शॉक कैसे हो गए। ये दोनों भी शॉक भी थी और काफी शाय भी लग रही थी। विकर अपनी ग्लासेस उतारते हुए अपने स्वेट को ऑब्जर्व कर रहा था इस टॉवल में। वो सब जब विकर को देखते हैं तो वो कहते हैं, देखो यार ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये तो सबसे ज्यादा प्यारा है। विकर इस बारे में नहीं जानता था ये एकेडमी उसके लिए बहुत सारे मसले करे करने वाली है। अब रात का समय हो चुका था। जैसे आप लोग जानते हैं कि विकर का ये टाइम था एक्शन का। ये था लॉयर जो 52 इयर्स ओल्ड था, ये डॉग सेलर था। लेकिन ये इतना डरा हुआ क्यों था, क्योंकि इसके सामने विकर वैन बॉस्कर था और उसने बाकी सब लोगों को मार दिया था। वो कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता था कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? तुमने डीमंस के साथ मिलके बहुत सारे बच्चों का शिकार करवाया है, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। वो विकर से कहता है, प्लीज मेरे तरफ आगे ना बढ़ना, क्या तुम इस सॉलिड ऑरा से मुझे खत्म करना चाहते हो सॉर्ड मास्टर? विकर कहता है, सॉर्ड मास्टर? विकी कहता है, मेरा ऑरा इस टाइम सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगा और मैं वो पर्सन हूँ जो इतनी लाइफ में हाई रैंक ग्रेजुएट बन चुका हूँ। विवी कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम डीमंस को पकड़ने में मेरी मदद करो। इतने में वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। विकर अब उसके डिसीजन का वेट करता है और कहता है, अगर तो ये मान गया डीमंस को पकड़ने में तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और मैं जल्दी से सबको मार डालूंगा। लेकिन इतने में ऐसा क्या होता है कि ये बिल्डिंग टूटती हुई विकर पे गिरती है। विकर बड़ी मुश्किल से उस बिल्डिंग से अपनी जान को बचाता है और पीछे हटता है। ये तो कोई पर्सन था जो इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था जिसने उसे तोड़ डाला था। फिकर उसे काफी हैरानगी से देखता है और अब वो मन में सोचता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पावर सी के इन्हें मैंने दूर से ही सेंस कर लिया था। और अब वो इसे कहता है, क्या तुम कोई एलाइट क्रॉप हो? ये मैं देखने में भी कोई एलाइट क्रॉप और डीमन ही लग रहा था।